अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है वो चाइल्ड की कस्टडी के बारे में है। यानी अगर माँ बाप में सेपरेशन हो जाती है या डाइवोर्स हो जाती है तो बच्चे किसके पास रहेंगे। तो आमतौर पे ये मसला जो दरपेश आता है जब भी सेपरेशन होती है वालिदैन की, तो बच्चे किसके पास रहेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली बच्चों ने तो रोलिंग स्टोन बनना होता है बिटवीन पेरेंट्स। लेकिन इसमें लॉ क्या कहता है? लॉ जो इसमें पाकिस्तान में एप्लीकेबल है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है। उसके अलावा मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट 1964 है। उसके अलावा मुहम्मदन लॉ है, यानी इस्लामिक लॉ जिससे हम मदद लेते हैं। पहले तो हमने देखना है कि बेस्ट बुक, क्योंकि मैं अब ये भी कुछ सिलसिला शुरू करने लगा हूँ ख़ासतौर पे लायर्स के लिए कि उनको बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। ये तो बात मैंने जो पहले की वो कानून की यानी स्टैट्यूट की, लेकिन बुक कौन सी अच्छी है इस पर। मेरे पास इस टाइम बुक है, ये हाईली रिकमेंडेड बुक है। ये मैं आप सब दोस्तों को और सब अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ। ये है जी फैमिली लॉज इन पाकिस्तान। आथर है इसके जी दो आथर हैं, मोहम्मद जुबैर उबासी साहब हैं और शहबाज अहमद चीमा साहब हैं। ये ऑक्सफोर्ड पब्लिशर ने छापी है जी। और ये बुक आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं तो फैमिली लॉ के मतलब कम अज़ कम आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर डाइवोर्स हो जाती है या सेपरेशन हो जाती है बिटवीन पेरेंट्स, तो उसमें लॉ क्या कहता है। अब लॉ जो है पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ जो है वो डोमिनेंट है, क्योंकि आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। सो सारे लॉ जो है जो उसके सबऑर्डिनेट होंगे। लेकिन हमारी सुपीरियर कोर्ट ने जो है इसमें एक अपना व्यू भी बनाया हुआ है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें अब जो है क्या ट्रेंड चल रहा है बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले जनरल रूल ये है कि पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक मैं बात करूंगा। तो इस्लाम के मुताबिक पाकिस्तान में दो जो है फ़िक़्हा वो एप्लीकेबल हैं, सुन्नी फ़िक़्हा और नंबर 2 शिया फ़िक़्हा। सुन्नी फ़िक़्हा में जो है वो फ़िक़्हा हनफिया है और शिया जो है वो जैसे आपको पता है इसको फ़िक़्हा जाफरिया कहा जाता है। जो फ़िक़्हा हनफिया जो पाकिस्तान में हर वो बंदा जिसके फ़िरके का नहीं पता, लॉ के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, तो उसे हनफी कंसिडर किया जाएगा। यानी अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके फ़िरके का नहीं पता तो उसे हमने पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक हनफी कंसिडर करना है, अनलेस कि वो अपना फ़िरका डिक्लेयर ना करे। सो हनफी लॉ के मुताबिक यानी सुन्नी लॉ के मुताबिक मेल चाइल्ड की और फीमेल चाइल्ड की कस्टडी का क्या लॉ है। यानी अगर वालिदैन में सेपरेशन हो जाती है तो मेल चाइल्ड जो है वो 7 साल की उम्र तक जो है वो माँ के पास रहेगा, यानी उसकी कस्टडी रहेगी माँ के पास। और फीमेल चाइल्ड जो है वो बालग होने तक माँ के पास रहेगी। जबकि शिया लॉ में 2 साल तक बच्चा जो है 2 साल की उम्र तक माँ की कस्टडी में रहेगा और उसके बाद उसको बाप क्लेम कर सकता है, यानी मेल चाइल्ड को। और जो लड़की होगी वो 7 साल के बाद जो है उसको बाप क्लेम कर सकता है। एक जो है एक काम कंफ्यूजन पाई जाती है, यानी कस्टडी और गार्डियनशिप को जो है वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनको एक ही चीज समझा जाता है। दे आर एंटायरली डिफरेंट थिंग। कस्टडी इज डिफरेंट और जो गार्डियनशिप है डिफरेंट। जब हम गार्डियनशिप की बात करते हैं तो उससे हमारी मुराद जो है वो मेंटेनेंस की ड्यूटी है। यानी फादर इज द नेचुरल गार्डियन। ये ऑलवेज फादर की ड्यूटी है कि उसने चाइल्ड को खर्चा देना है, उसको मेंटेन करना है, उसकी स्कूलों की फीसें देनी है वगैरह वगैरह। लेकिन कस्टडी वो माँ के पास उसकी हो सकती है। सेकंड, ये भी कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको राइट ऑफ खजानत भी कहते हैं कि जब कस्टडी माँ के पास होनी है किसी खास उम्र तक चिल्ड्रन की, तो इस दौरान भी, इससे पहले भी माँ से बच्चा लिया जा सकता है अगर माँ जो है वो इमोरल लाइफ लीड कर रही हो। तो इसको हम प्रेफरेंशियल राइट कहते हैं, यानी प्रेफरेबली इस उम्रों में बच्चे माँ के पास रहेंगे, लेकिन इससे पहले भी जो है वो लिए जा सकते हैं। लेकिन माओ को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि अब जो पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज अ सुप्रीम कंसिडरेशन एंड द पैरामाउंट कंसिडरेशन। देखा जाएगा कि बच्चे की वेलफेयर किस में है, ना कि ये देखा जाएगा कि उसका फ़िक़्हा क्या कहता है या उसको जो है वेलफेयर, यानी वेलफेयर से उससे मुराद क्या है। वेलफेयर से मुराद है उसकी मॉरल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल वेलबींग। तो ये सब का ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद चाइल्ड से भी पूछा जाएगा, यानी उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट प्रेफरेंस, कि अगर क्या वो अपना इंटेलिजेंट प्रेफरेंस दे सकता है। चाइल्ड कितनी उम्र है, मतलब 10-11 साल का अगर बच्चा है तो उससे भी राय ली जा सकती है कि उसने किसके पास रहना है, माँ के पास रहना है या बाप के पास रहना है। लेकिन ये भी वेलफेयर ऑफ चाइल्ड के अंडर आएगी ये बात, यानी वेलफेयर ऑफ चाइल्ड विल बी सुप्रीम कंसिडरेशन। अदालत ने खुद पेरेंट बन के सोचना है जब भी बच्चे की कस्टडी देनी है। बेशक बच्चा कह रहा है कि मैंने फलां के पास जाना है, अगर अदालत समझती है कि इसकी वेलफेयर माँ के पास है या इस बच्चे की वेलफेयर बाप के पास है,
तो ये फिर अदालत की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन इंटेलिजेंट प्रेफरेंस को भी अदालत अपने डिसीजन में शामिल करेगी, उसको देखेगी कि अगर बच्चा है कहीं प्रेफर कर रहा है तो जाहिर है उसकी जो है इमोशनल अटैचमेंट है, जो इंटेलेक्चुअल वेल बीइंग है, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, अगर छोटे बच्चों को बाज दफा होता है बाप ताकतवर होता है या वो जो होते हैं पेरेंटल जो उसके रिश्तेदार होते हैं बच्चे के, वो ताकतवर होते हैं, बच्चे को उठा के ले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में स्पीडी रेमेडी ये है कि आप 491 की पिटीशन कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में, यानी फौजदारी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 491 की पिटीशन करेंगे। अदालत पुलिस के जरिए जो है वो बच्चे को प्रोड्यूस कर लेगी, उसके फादर को भी बुला लेगी और अदालत ऑर्डर कर देगी कि ये कस्टडी जो है वो माँ को दी जाए। इसके बाद फाइनल डिसीजन जो है वो उसके बाद फिर गार्डियन कोर्ट करेगी। तो ये स्पीडी तरीन रेमेडी है, इसमें तेज तरीन रेमेडी कि आप 491 की पिटीशन कर सकते हैं, ये आपके लॉ ने आपको सहूलत दी हुई है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज पैरामाउंट कंसिडरेशन। इसमें एक केस है फिरोज बेगम वर्सेस लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हुसैन। ये 1983 में ये केस हुआ था जी। फिरोज बेगम की शादी हुई कर्नल मोहम्मद हुसैन जो हैं इनके साथ, इनमें से इनके 2 बच्चे हुए। उसके बाद इनके रिलेशन जो है वो आपसी खराब हो गए और इनकी सेपरेशन हो गई और बच्चे जो है वो माँ को दे दिए गए। उसके बाद बाप ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी में उसके मजीद 3 बच्चे हुए। माँ ने उन बच्चों के खर्चे का दावा कर दिया बाप पर कि ये बच्चों जो है, क्योंकि बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को मेंटेन करना, तो लिहाजा खर्चे का दावा बाप के खिलाफ कर दिया। बाप ने जब देखा कि खर्चे का दावा मेरे खिलाफ हो रहा है तो बाप ने बच्चों की कस्टडी का दावा कर दिया गार्डियन कोर्ट में। उसमें लोअर कोर्ट ने, यानी जो गार्डियन कोर्ट थी, उसके अलावा जो है फिर उसमें अपील की गई, हाई कोर्ट तक ये डिसीजन हुआ कि बच्चे बाप के पास रहेंगे, यानी माँ से लेकर बच्चे बाप को दे दिए गए। क्यों? उसमें उन्होंने कहा जी कि बाप जो है ये पढ़ा लिखा बंदा है, माँ अनपढ़ है, दूसरा बाप जो है ये इसके अच्छे रिसोर्सेज हैं, माँ जो है ये गरीब है, तो यहाँ पे बच्चे की वेलफेयर जो है वो सही नहीं हो रही, तो बच्चों को जो है वो दे दिया गया बाप को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन किया अदरवाइज। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 1983 SCMR पेज 606 है जी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया जी वेलफेयर कहते किसको है जी। तो वेलफेयर का उन्होंने कहा कि ये इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसकी फाइनेंशियल जो है वेलबींग, उसमें उसकी मॉरल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल वेलबींग सब शामिल है, उसकी इमोशनल वेलबींग शामिल है और सारी कंसिडरेशन को उसने देखना है। और ये एक बिल्कुल रेलिवेंट कंसिडरेशन है कि माँ या जो बच्चे के जो ननहाल थे वो गरीब थे, लिहाजा वो माँ को नहीं दिए जा सकते क्योंकि उनकी वेलफेयर वहां पे नहीं है। तो इस कंसिडरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। सो तय ये हुआ कि बेशक बच्चों की उम्रें ऐसी हो चुकी थी कि वो बाप ले सकता था, दोनों मेल चाइल्ड थे, लेकिन अदालत ने क्या देखा कि बच्चे जो हैं उनकी वो कहां पे खुश हैं, बच्चों की केयर कहां पे हो रही है, बच्चों की इंटेलेक्चुअल उनकी एजुकेशन कहां पे ठीक हो रही है, उनकी जो है वेलबींग जो है स्पिरिचुअल और इमोशनल वेलबींग जो है वो कहां पे। तो अदालत ने ये कंसिडरेशन देखा। सो लिहाजा वो एब्सोल्यूट रूल नहीं है जो मैंने आपको पहले बताया, जो कि इस्लामिक लॉ में बताता है। अब हमारा जो ये दूसरा, फॉर एग्जाम्पल कुछ केसेस में मैंने देखा, मेरे पास कुछ आते हैं, लोग आते हैं, कुछ देर पहले एक जो है वो औरत आई, उसने कहा जी कि डाइवोर्स हो गई मेरे हस्बैंड के साथ, तो बच्चे मैंने उसको लिख दिए हैं। मैंने कहा लिख देने से क्या मुराद है? उसने कहा जी हमने बैठ के एग्रीमेंट कर लिया है, तो बच्चे रहेंगे बाप के पास, तो ये उसने मुझे जो है वो खर्चा दे के कुछ फारग कर दिया हुआ है, तो वो एग्रीमेंट मैंने उस वक्त प्रेशर में आके कर लिया। तो क्या इस एग्रीमेंट की कोई हैसियत है? तो फैमिली लॉ के अंदर या गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर इस एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं। यानी अगर पेरेंट्स जो है वो आपस में ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि बच्चे किसके पास रहेंगे और उसके बाद दोबारा किसी पेरेंट का उस एग्रीमेंट से डेविएट करने का दिल करता है या वो कहता है कि बच्चे उसके पास आए, उसको मिलें या उसके पास रहें या उसकी कस्टडी में रहें, तो देयर इज नो एस्टॉपल अगेंस्ट स्टैट्यूट। ये हमारा एक हम फ्रेज बोलते हैं कि लॉ के खिलाफ या स्टैट्यूट के खिलाफ कोई एस्टॉपल नहीं होता। यानी आपको ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो लॉ के खिलाफ हो, और अगर आपने लॉ के खिलाफ कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है इट इज लायबल टू बी सेट असाइड एंड कोर्ट विल सी व्हाट इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, whether it will be in the custody of father or it will be in the custody of mother. So welfare will be the paramount consideration. कुछ तो ऐसे केसेस हुए, पहले कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड मैरिज जो है
वो डिसएंटाइटल कर देती है माँ को बच्चों की कस्टडी का, खासतौर पे फीमेल चाइल्ड को, क्योंकि माँ जब सेकंड मैरिज करती है तो अगर फीमेल चाइल्ड होगी तो वो जो बाप होगा यानी उसका सौतेला बाप होगा उसके लिए नामहरम होगा। सो इसमें कोर्ट जो है वो काफ़ी सख्त हैं कि इस तरह के जब माँ जो है वो दूसरी शादी कर लेगी शी विल लूज हर एंटाइटलशिप ऑफ द कस्टडी ऑन द चाइल्ड, स्पेशली फीमेल चाइल्ड। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन मौजूद है, ये 2014 SCMR 343 है कि सेकंड मैरिज डज नॉट ऑलवेज डिसएंटाइटल द मदर फ्रॉम द कस्टडी ऑफ चाइल्ड। सो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सेकंड मैरिज ऑलवेज डिसएंटाइटल कर दे, ये वेरी करेगा केस टू केस। पार्टीज की कंडक्ट भी देखा जाएगा उनकी, यानी वो पहले बच्चे को नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे थे, अब जब उन पे खर्चे का दावा हुआ है तो फिर अब उन्होंने उसकी कस्टडी जो है वो लेनी शुरू कर दिया है या उसके लिए कोशिश शुरू कर दी है। सो कंडक्ट ऑफ द पार्टी इज आल्सो रेलेवेंट। इसके अलावा एक और बड़ा मजेदार केस है, ये PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 32 है जी। इसमें क्या हुआ, माँ फौत हो चुकी थी और उसकी FIR उसके ससुराल पे थी कि इसको जलाया गया है, यानी ससुराल की तरफ से माँ को जलाया गया है। बच्चे जो थे वो नाना की कस्टडी में थे, यानी अपनी नानी नाना के पास थे। बाप ने दावा किया बच्चों की कस्टडी का, तो अदालत ने नाना की कस्टडी को प्रेफर किया ओवर फादर की कस्टडी, बिकॉज द केस इज ऑफ सच नेचर कि उसमें एक एलिगेशन थी उनकी माँ को जलाने की, तो उसमें भी बच्चे की वेलफेयर देखी गई कि अब बच्चा जो है, यानी माँ नहीं भी थी और बाप था और बाप ने कस्टडी मांगी, बाप को कस्टडी रिफ्यूज कर दी गई और माँ को दे दी गई। सो वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन इज पैरामाउंट कंसिडरेशन, तमाम बातें तमाम कंसिडरेशन उसके अंडर आएगी। ये हमारा आज का लेक्चर, शुक्रिया बहुत जी।